हाय एवरीवन। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक केस जाता है जिसके अंदर की एक एसके गुप्ता एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है और उसके प्रोप्राइटर होते हैं मिस्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता। उन्हें एक शोकॉज नोटिस इशू किया जाता है 1 अगस्त 2024 को सेक्शन 74 के अंदर। इस केस के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है वो ये होती है कि जो मिस्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं और उनके एक्सपायर होने के बाद उन्हें नोटिस इशू किया जाता है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात होती है वो ये होती है कि क्या जीएसटी के अंदर एक जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है, जो एक डिसीज्ड पर्सन है, क्या उसे नोटिस इशू किया जा सकता है? और मान लीजिए आपने नोटिस इशू कर दिया और कल को जाके आप ऑर्डर पास करते हैं और उसकी रिकवरी करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे एक जो पर्सन डिसीज्ड हो चुका है उससे आप रिकवरी कर सकते हैं? तो इसी चीज को समझने के लिए हम जीएसटी एक्ट के उस प्रोविजन को समझते हैं जो उन केसेस को कवर करता है जहां पे एक पर्सन की डेथ हो गई है और उसके बाद उसको किस तरह से नोटिस देके और किस तरह से उसके टैक्स ड्यूज रिकवर किए जा सकते हैं। तो इस चीज को जीएसटी एक्ट का सेक्शन 93 डील करता है और वो बोलता है कि जहां पे कोई पर्सन जो लाइबल है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए और उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर क्या किया जाएगा। तो ये यहाँ पे दो सिनेरियोस के अंदर एक चीज़ बताता है। तो पहला सिनेरियो ये बात करता है कि जो बिजनेस था ऐसे पर्सन का वो आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, और दूसरा सिनेरियो ये बात करता है कि जहाँ पे उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, किस तरह से वो पैसा लिया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहाँ पे बिजनेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब जो बिजनेस है डेथ के बाद वो कंटिन्यू या तो हो सकता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्सन के वो ही करे, या हो सकता है कि कोई और पर्सन भी कंटिन्यू करे। तो ये यहाँ पे उन दोनों ही केसेस को कवर करता है। तो ऐसे केस के अंदर जो या तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसे कंटिन्यू कर रहा है या कोई अदर पर्सन अगर उसे कंटिन्यू कर रहा है, तो वो लाइबल होंगे उस इंटरेस्ट, टैक्स और पेनल्टी को पे करने के लिए। और जो दूसरा केस यहाँ पे बात करता है वो होता है कि जहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और डिसकंटिन्यू कैसे हो सकता है, या तो उसकी डेथ से पहले ही कर दिया या उसकी डेथ के बाद भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई पर्सन है वो अपने डेथ बेड पे है और वो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है, तो ऐसे केसेस को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही केसेस कवर होंगे जहाँ पे डेथ के बाद बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लाइबल होंगे पे करने के लिए जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स की अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है कि कितनी अमाउंट तक वो लाइबल होंगे। तो जब कोई पर्सन एक्सपायर होता है तो इसकी एस्टेट ट्रांसफर होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी उसके लीगल हेयर्स को, और जो लीगल हेयर्स जितनी प्रॉपर्टी उन्हें मिली है सिर्फ उसी एक्सटेंट तक टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करने के लिए लाइबल होंगे। अगर उन्हें 100 रुपये ही अगर इनहेरिट हुए हैं तो वो 100 रुपये से ज़्यादा पे करने के लिए लाइबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो डिसकंटिन्यू वाला केस है उसके अंदर वो केस भी कवर होगा कि जो अमाउंट थी वो तो डिटरमाइन उसकी डेथ से पहले ही हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अनपेड पड़ी है, उसकी डेथ के बाद भी वो अमाउंट अनपेड है। तो ऐसे केस के अंदर भी जो लीगल हायर्स है उन्हें उस अमाउंट की पेमेंट करनी होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर रहे हैं, जो उन्हें प्रॉपर्टी मिल रही है अपने जो डिसीज्ड पर्सन है उससे। तो यहाँ पे आपको दो चीजों को समझना होगा कि जहां पे बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है वहां क्या हो रहा है, और जहां पे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है वहां क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये समझना है कि जहां पे बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया उस केस के अंदर जो मैक्सिमम लायबिलिटी होगी वो उसी एक्सटेंट तक होगी जितनी वो प्रॉपर्टी, जितनी वो एस्टेट इनहेरिट कर रहे हैं, जितनी उनके पास डिसीज्ड पर्सन से आ रही है। उससे ज़्यादा उनको पे करने की लायबिलिटी नहीं है, उससे ज़्यादा वो लाइबल नहीं होंगे कि वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करें। जबकि जहां पे बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है तो जो पर्सन उसे कंटिन्यू कर रहा है उन्हें पूरी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए वो लाइबल बन रहे हैं। तो जब आपको सेक्शन 93 के प्रोविजन समझ आ गए हैं, एक डिजीज्ड पर्सन के केस के अंदर क्या इंप्लीकेशंस होने वाले वो चीज समझ आ गई है, तो हम इस केस लॉ को आगे समझते हैं। तो जब एक डिसीज्ड पर्सन मिस्टर सुरेंद्र कुमार के अगेंस्ट एक नोटिस इशू हुआ तो उनकी जो विडो थी, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। और इस पिटीशन के अंदर ये चीज देखी गई, जो एससीएन इशू किया गया, जो नोटिस इशू किया गया वो एक डिसीज्ड टैक्स पेयर को किया गया, एक ऐसे पर्सन को नोटिस इशू किया गया जिसकी डेथ हो चुकी है। तो ये सब बातें जब कोर्ट के सामने रखी गई तो जो रिस्पोंडेंट्स है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे। उन्होंने सेक्शन 93 का रेफरेंस देते हुए ये बात कही कि जो डिसीज्ड पर्सन की विडो है उन्होंने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया है, और अगर बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है
तो जो उस एंटिटी को कंटिन्यू कर रहा है, उस कंसर्न को कंटिन्यू कर रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है उन्हें पे करे। इसके बाद कोर्ट ने एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया कि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और जो सोल प्रोप्राइटर है, वो कहीं से भी अलग नहीं होते, वो दोनों वन एंड दी सेम है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो एसके गुप्ता एंड कंपनी है और जो मिस्टर सुरेंद्र कुमार है, वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों के दोनों सेम है। अगर एक नोटिस एसके गुप्ता एंड कंपनी को भी दिया जाता है तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो सुरेंद्र कुमार को ही दिया गया है, और सिंस जिस पर्सन को ये नोटिस दिया गया है वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर जो एससीएन इशू किया जा रहा है वो एक ऐसे पर्सन को किया जा रहा है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, वो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसे शो कॉज नोटिस इशू किया जा रहा है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये बात तो सही है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनकी वाइफ है, वो लाइबल होगी जो भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स की अमाउंट है उन्हें पे करने के लिए, लेकिन जो शो कॉज नोटिस यहाँ इशू किया जा रहा है वो सही नहीं है। वो ऐसे पर्सन को इशू किया जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना कि उस पर्सन को इशू किया जा रहा है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोर्ट ने ये बात कही कि सेक्शन 93 की अकॉर्डेंस के अंदर ये उसे इशू किया जाना चाहिए था शो कॉज नोटिस जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, ना कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसे। कोर्ट ने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर भी रिलायंस प्लेस की, जिसके अंदर उन्नी कृष्णन आर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस था, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि अगर कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो डेड है, तो वो नॉन एस्ट इन द आइज ऑफ लॉ है। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्यून्ड शो कॉज नोटिस था, जो नोटिस था वो एक तरह से गलत था और उसे सेट असाइड किया जाता है। लेकिन कोर्ट ने साथ के साथ ये बात भी कही कि ये ऑर्डर किसी भी तरह से डिपार्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि वो एक शो कॉज नोटिस जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज्ड पर्सन के, उन्हें इशू करने के बाद जो अपने कलेक्शन कर सकते हैं, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो भी उनकी अमाउंट है वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई पर्सन है जो डिसीज्ड हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो नोटिस डिसीज्ड पर्सन को इशू नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट को वो नोटिस इशू करना होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो आपके केस में अगर कोई आपके डिसीज्ड पर्सन है, उन्हें नोटिस इशू किया गया है, तो आप ये वाला केस लो का रेफरेंस देके अपने उस मैटर को डिफेंड कर सकते हैं। और कल को अगर कोई डिसीज्ड पर्सन के लिए आप अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और आपको नोटिस रिसीव होता है आपके नाम से, तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि वो पर्सन तो एक्सपायर हो चुका है, नोटिस उसके नाम से आना चाहिए, हमारे नाम से नोटिस क्यों आ रहा है, ये चीज़ सही नहीं होगी। और जो डिपार्टमेंट आपके नाम से नोटिस दे रहा है वो एकदम सही है और आपसे ही वो अमाउंट रिकवर करने वाले हैं, तो आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देना होगा, आपको प्रॉपर उसकी पेमेंट करनी होगी। तो आपको इन दोनों ही सिनेरियोस को ध्यान में रखना चाहिए एक डिसीज्ड पर्सन के केस को डील करते वक्त। तो आई होप आपको इस पूरे केस लॉ को पढ़ने से इस चीज़ के रिगार्डिंग एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई होगी, एंड आई ऑल्सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।